नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,703.12 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा, जहां एक और सरकार ने इसे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्र की अवधि और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक जोरदार प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक काफी गहमागहमी भरी रही। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक दल ने मुख्य द्वार पर धरना देकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। विपक्ष की नाराजगी मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर थी। पहला, सत्र की बेहद कम अवधि और दूसरा, राज्यपाल के अभिभाषण के ही दिन बजट पेश किया जाना। विपक्ष ने इसे संसदीय परंपराओं और राज्यपाल के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करार दिया। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि सदन की रूपरेखा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय होती है और विपक्ष के आरोपों पर पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो चलिए आपको ये पूरा जो है किस्सा वो जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं। तो ज्ञान पर रहा फोकस। ज्ञान यानी गरीब कल्याण, युवा, ए अन्नदाता और एन से नारी सशक्तिकरण। तो ये ज्ञान को लेकर के इस पर फोकस रहा, जहां ज्ञान को पूरा ब्रीफ किया गया है। इसमें GYAN को ब्रीफ करके बताया गया। गरीब कल्याण, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी सशक्तिकरण। अब इसमें क्या क्या योजनाएं आई हैं वो भी आपको बता देते हैं। कुंभ मेला के लिए भारत सरकार से अवस्थापना अनुदान के लिए 1,027 करोड़ इसमें योजनाओं में सम्मिलित किए गए हैं। इसी के साथ विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए समग्र रूप से 705.25 करोड़ और वहीं निर्भया फंड के लिए 112.02 करोड़ रुपए की इसमें योजना शामिल की गई है। इसी के साथ अगर बात करें तो पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 100 करोड़ और कोलोनाइजेशन प्रोत्साहन के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 25 करोड़ इसमें शामिल किए गए हैं। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10 करोड़ और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए भी 10 करोड़ रुपए की इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें दोनों ही परियोजनाएं शामिल की गई हैं। और साथ ही साइबर सिक्योरिटी के क्रियान्वयन के लिए 15 करोड़ और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एवं एआई के क्रियान्वयन के लिए 10.50 करोड़ रुपए की इसमें योजनाओं पर बात की गई है। महक क्रांति के लिए 10 करोड़ और स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए 10 करोड़ इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये योजनाओं में शामिल हैं। तो अगर बात करें तो हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 5 करोड़, उत्तराखंड एवं भारत दर्शन के लिए 4.50 करोड़ रुपए इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये भी तमाम योजनाएं हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के लिए 10 करोड़ और आपदा सखी के लिए 2 करोड़ की इसमें योजना शामिल की गई है। और वहीं अगर बात करें तो ग्राम प्रहरी के लिए 5 करोड़ और नशा मुक्ति केंद्र के लिए 4.5 करोड़ की इसमें योजना शामिल की गई है, जिसमें कि ये योजनाएं शामिल हैं। वहीं पुस्तकालय निर्माण के लिए 5 करोड़ और विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 3.73 करोड़ इसमें शामिल किए गए हैं। नगर पंचायत स्तर पर स्टेडियम में 10 करोड़ और रेस्क्यू सेंटर के लिए 19 करोड़ की योजना इसमें शामिल है, जिसमें कि अलग अलग तमाम जगहों के लिए अलग अलग योजनाएं शामिल की गई हैं। अलग अलग बजट पेश किया गया है। वहीं अगर बात करें तो अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 298.35 करोड़ इसमें शामिल किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी 56.12 करोड़ और ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदान 25 करोड़ की शामिल है। परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा 42 करोड़ रुपए की इसमें शामिल की गई है। और वही निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान 43.03 करोड़ रुपए के इसमें शामिल किए गए हैं। दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिए 167.05 करोड़ की इसमें शामिल की गई है। दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, इसमें 25 करोड़ की योजना शामिल है। ये बजट में किन किन चीजों पे फोकस रखा गया है वो आपको बता रहे हैं। जहां राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण 1 करोड़ की इसमें राशि शामिल की गई है, जिसमें कि जो बजट में किन किन चीजों पे फोकस किया गया है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इस दौरान अन्नदाता को क्या मिला। ट्राउल प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़, आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुर आपूर्ति योजना के लिए 3.5 करोड़ की योजना शामिल है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत 42.50 करोड़, हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत 5 करोड़ इसमें शामिल किया गया है, जो कि अन्नदाताओं को ये मिला है। और साथ ही मिशन एप्पल योजना अंतर्गत समग्र रूप से 42 करोड़, दुग्ध उत्पादों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप से 32 करोड़ इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत 20 करोड़ और मुख्यमंत्री मत्स्य सब्दा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12 करोड़, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ और किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़, गंगा कार्यकारी योजना के अंतर्गत रखरखाव के लिए जल संसाधन को अनुदान 25 करोड़ इसमें शामिल है। अब बात करेंगे युवा कल्याण, युवाओं को सशक्त बनाना, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ की बजट को पेश किया गया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए इसमें 10 करोड़ की राशि इसमें पेश की गई है, जो युवा कल्याण, युवाओं को सशक्त बनाने की योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु 62.29 करोड़ के इसमें बजट पेश किया गया है। वहीं गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 155.38 करोड़ इसमें शामिल किए गए हैं। शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान 10 करोड़ इसमें शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान है। वहीं सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना में 10 करोड़ की शामिल किया गया है, जो कि इस बजट में ये सब चीजें शामिल की गई। उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़ भी शामिल किए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर बलरामपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज की गई है। मौलाना सलीम के खिलाफ सिर्फ बलरामपुर में नहीं बल्कि प्रदेश के 83 थानों में भी तहरीर दी गई। इस मामले में हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों ने पुलिस को ज्ञापन देकर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मौलाना की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
बरेली में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बरेली के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मी दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से मंडल महासचिव आकाश सागर के साथ 3 मार्च 2026 को हुई घटना का जिक्र किया। उनका कहना है कि इस मामले में सभी सबूत होने के बावजूद थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश शुक्ला ने जातीय मानसिकता के चलते मामले को झूठा साबित करने की कोशिश की। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद इस मामले में थाना बिथरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि आकाश सागर को प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए और घटना में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन के दौरान भीम आर्मी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आज बरेली में एसएसपी साहब के पास इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमने उनको ज्ञापन दिया है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि बरेली की पुलिस लापरवाह हो चुकी है और दलित और मुस्लिमों के मामलों में बायस्ड होकर वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। उनका मानना है कि दलित और मुस्लिम जब भी कोई शिकायत लेकर थाने पर जाते हैं तो वो झूठी ही होती है। तो इसी चक्कर में और साथ ही साथ में जब शिकायत लेकर कोई व्यक्ति जाता है तो उनको थाने बंद करके बुरी तरीके से मारती भी है। हमारे पास कई सारे ऐसे मामले हैं। उन तमाम मामलों को लेकर आज हम थाना यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर आए हुए हैं और एसएसपी साहब ने मांग की है कि दलितों के खिलाफ जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं, जो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार शोषण हो रहे हैं, अगर थाना प्रभारियों द्वारा अपना रवैया ठीक नहीं किया गया और हमारे लोगों की कार्रवाई नहीं की गई प्राथमिकता के तौर पर, तो भीम आर्मी बरेली के बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर आधी रात को जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित का आरोप है कि उस पर सर्जिकल ब्लेड और चाकू से हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक पीड़ित का मेडिकल तक नहीं कराया गया। डिबाई थाना क्षेत्र के निवासी लेखराज सोमवार को अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उनके शरीर पर मौजूद गहरे जख्म और निशान उनकी आपबीती खुद बयान कर रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि 3 मार्च की आधी रात को करण और त्रिलोकी नाम के युवकों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। हमला इतना खौफनाक रहा कि आरोपियों ने सर्जिकल ब्लेड और चाकू से लेखराज के माथे, आंख और सीने पर कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने अब तक उनका डॉक्टरी मुआयना तक नहीं कराया। इसी को लेकर आज पीड़ित लेखराज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के साथ साथ मुकदमे में हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं जोड़ने की मांग की है। मामला ये है कि मैं त्योहार के टाइम पे, अपने होली के टाइम पे मैं अपने घर पे आया था। घर पे देखा मोहल्ले में कुछ लोग, मतलब होली से जब आग लगी थी वहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही थी मोहल्ले में जाके देखा तो मैंने सोचा मतलब लड़ाई देखते हैं क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे लड़ाई हो रही थी तो वो अपने ही थे। तो मैंने सोचा बचाऊँ उनको, बचाने के लिए मतलब बीच बचाव किया। बीच बचाव करते में मेरे को नहीं पता थी ये लोग मेरे से रंजिश खाए हुए हैं, जिनको मैं अपना समझ रहा था। उन्होंने मेरे पे चाकू से वार कर दिया। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली के ऊपरी क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इससे पर्वतीय इलाकों में ठंडक बनी रहेगी। चारधाम क्षेत्र की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी होने से तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी से पहाड़ों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव के कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि निचले पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं हरिद्वार में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर रेहड़ी पटरी लगाने वाले लघु व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतिक्रमण अभियान के दौरान हटाए गए व्यापारियों ने लघु व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले नगर निगम पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और उपनगर आयुक्त का घेराव किया। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी व्यापारी नगर निगम पहुंचे। व्यापारियों का आरोप है कि वे वर्षों से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर रेहड़ी पटरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और कई के पास नगर निगम का लाइसेंस भी है। इसके बावजूद अतिक्रमण अभियान के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है। व्यापारियों ने उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016 के तहत रेलवे रोड, हर की पौड़ी और
काली मंदिर मार्ग सहित सार्वजनिक स्थलों पर पहचान पत्र जारी कर स्वरोजगार की अनुमति देने की मांग की। संजय चोपड़ा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम का अनिश्चितकालीन घेराव कर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। विस्तारित से चर्चा की गई है। जो उत्तराखंड के अंदर जो एक्ट है नियमावली 2016 पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, उसके विषय को लेकर चर्चा की गई है कि हमारा जो कानून है उस कानून के तहत जो है हमारा जो बस अड्डे का जो लघु व्यापारी है, जो स्ट्रीट वेंडर है, उसको लाइसेंस दिए गए हुए हैं, चलती फिरती के लाइसेंस दिए गए हैं, लेकिन वहाँ चलती फिरती ठेली भी लगाने में नहीं दी जा रही। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमने इस विषय को रखा है इनके सामने और ये कहा है कि आज आयुक्त महोदय से भी हम मिले हैं, उन्होंने भी मुझे समय दिया है और विषय इनके सामने रखा गया है कि वहाँ जो है रोजगार का सवाल है, रोजगार किस प्रकार से इनका संचालित हो, विशेष बात का है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।